हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025 डे 6। आज हम लोग डे 6 का टास्क करने जा रहे हैं और हमारे डे 6 का टास्क है मैलवेयर एनालिसिस। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम लोग मैलवेयर एनालिसिस करने वाले हैं, यानी मैलवेयर को देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, वो मैलवेयर क्या करता है एंड किस तरह हमारे सिस्टम में वो बिहेव करता है। तो हमेशा की तरह एक स्टोरी है, मैं स्टोरी पढ़ लेता हूँ। The town of Weirville remains quiet in the middle of the night. While the residents of Weirville are nicely tucked up in bed, blissfully unaware, the SOC team at the TVFC remain alert, poised and ready for whatever may face them. तो वेयरविल का जो शहर है वो रात के वक्त एकदम शांत होता है। जितने भी वेयरविल के लोग हैं वो आराम से सो रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी जो जो सॉक टीम है, जो सिक्योरिटी सेंटर टीम है टीवीएफसी की, वो हमेशा 24/7 अलर्ट पे है कि वो उनको पता है कि कोई भी अटैक कभी भी हो सकता है उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ना कुछ फिशी चल रहा है सिस्टम में अभी। Monitoring their screens, armed with a freshly poured mug of hot cocoa, the elves of the SOC watch their dashboards diligently. तो जितने भी सिक्योरिटी सेंटर पे लोग हैं, जितने भी एल्प्स हैं, वो सारे स्क्रीन्स को मॉनिटर कर रहे हैं। सबके पास मतलब एक एक कॉफ़ी का मग, कॉफ़ी पी रहे हैं ताकि उनको नींद न आए, जागते रहे आराम से। द एल्प्स ऑफ द SOC team watch their dashboards diligently, और ये लोग हमेशा अपने डैशबोर्ड पे नज़र रखे हुए हैं ताकि कोई भी अटैक मिस ना हो पाए। Suddenly the elves receive an email in unison from Elf McLaws, head of Elf Affairs, in their inbox. तो सडनली एल्फ्स को एक ईमेल आता है फ्रॉम एल्फ मक्लॉस। ये कौन है? हेड ऑफ एल्फ अफेयर्स। तो उस मैसेज में क्या लिखा है? फ्रॉम एल्फ मक्लॉस, सब्जेक्ट अ न्यू शेड्यूल अवेट्स, अटैचमेंट्स hophelper.exe. To all elves going forward, we will be using a new program for creating and viewing team rotas. This new program will revolutionize how rotas are made here at TBFC. Please contact IT support if you have issues running the program. Kindly regards, remain the best, Elf McLaws, Head of Elf Affairs. तो यहाँ पे इनको एक ईमेल आया है जिसमें बोला गया है कि सारे एल्प्स ये सुन लो कि हम लोग अब से एक न्यू प्रोग्राम यूज़ करने वाले हैं अपने टीम रोटास, जो मैं इस केस में रूटीन मान रहा हूँ, आई थिंक, अपने टीम रूटीन्स को क्रिएट करने के लिए और देखने के लिए। तो अब सब लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यूज़ करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो वो IT सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर ले। और ये अटैचमेंट में क्या दिया हुआ है? एक एग्जीक्यूटिबल दिया हुआ है, hophelper.exe, एक प्रोग्राम। तो अब क्योंकि ये हेड ऑफ एल्फ अफेयर्स ने भेजा है तो एल्फ तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो सकता है कि एक मैलवेयर भी हो। तो हमेशा एक बार चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज हमने इससे पहले एक टास्क में देखा था कि फिशिंग अटैक्स कैसे करते हैं। हम लोग लेजिटिमेट लुकिंग फिशिंग ईमेल्स भी भेज सकते हैं जिसके अंदर कोई भी मैलवेयर भी अगर अटैच कर दें तो फिर वो देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई जेन्युइन जगह से आया है। तो यहाँ पे भी अगर ये कोई फिशिंग ईमेल हुआ और ये एक मैलवेयर हुआ, तो अगर इन्होंने इस पर क्लिक कर दिया तो उनका सिस्टम हैक हो सकता है। Why is Elf McLaws working at 3 a.m.? Screams a member of SOC team in the background. They are right, something is amiss. एक SOC टीम का मेंबर जोर से बोलता है कि एल्फ मक्लॉज रात के 3 बजे क्यों काम कर रहे हैं। और वो ये चीज़ उनकी हिट भी हुई कि हाँ, ये बात सही है, कुछ तो यहाँ गड़बड़ चल रहा है। लाइक हेड ऑफ एल्फ अफेयर्स रात के 3 बजे ऐसी मेल क्यों भेजेगा? तो यहाँ पे एल्फ मकब्लू इज इमीडिएटली सस्पिशियस। तो यहाँ पे अपना एक एल्फ है, एल्फ मकब्लू, वो तुरंत सस्पिशियस हो गया इस ईमेल से कि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत चल रहा है। Their years of experience in the SOC have given them the wisdom not to download out of blue executables. तो
सॉफ्ट टीम में इतने सालों से एक्सपीरियंस रह के उन्हें पता चल गया है कि ऐसे ही किसी एग्जीक्यूटेबल को डाउनलोड नहीं करना है, पहले उसे चेक करना चाहिए. Without Mixkitty's wisdom, Elf McBlue takes charge, loading up the malware investigation toolkit. The investigation begins. तो मिक्स किडी तो अपनी किडनैप हो चुकी है, तो उसकी जगह एल्फ मकब्लू ने चार्ज लिया उसकी जगह पे. और अब हम लोग इस पर्टिकुलर मैलवेयर जो कि एग्जीक्यूटेबल है यहाँ पे, इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं यूजिंग मैलवेयर इन्वेस्टिगेशन टूल किट. तो इसी के साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आज के रूम में क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग. तो आज के टास्क में हम लोग TBFC को जो मेल आया है, उस मेल में जो मैलवेयर अटैच्ड है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं. और उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए हम लोग ये फॉलोइंग चीज़ें सीखेंगे. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैलवेयर एनालिसिस. मैलवेयर एनालिसिस के क्या प्रिंसिपल होते हैं. एंड इंट्रोडक्शन टू सैंड बॉक्सेस. सैंड बॉक्सेस आखिर क्या होते हैं. स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एनालिसिस. स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस में क्या अंतर होता है मैलवेयर के. टूल्स ऑफ द ट्रेड. PE स्टूडियो, प्रॉकमॉन एंड रेक्सॉट. तो और ये सब टूल्स के बारे में भी देखेंगे कि इन टूल्स को हम लोग मैलवेयर एनालिसिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. सो कौन से टूल्स हैं. PE स्टूडियो, प्रॉकमॉन एंड रेक्सॉट. कनेक्टिंग टू द मशीन. तो आज के लिए हमें अटैक बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. हमें एक VM दिया गया है आज. हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन भी अवेलेबल रहेगी और हमारे पास स्टैटिक क्रेडेंशियल्स भी दिए हुए हैं, यानी अगर हम लोग VPN के थ्रू इस पर कनेक्ट करना चाहें तो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. तो अब ये प्रोसीड करते हैं अपने टास्क की तरफ. तो यहाँ पे हमें अपनी मशीन पहले स्टार्ट कर लेनी है. यहाँ पे हमारा VM स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ हमारी स्प्लिट स्क्रीन आ चुकी है. और ये हमारे पास एक क्रेडेंशियल दिया हुआ है. अगर हम लोग VPN का यूज़ करें तो हम लोग इस पर्टिकुलर RDP कनेक्शन की मदद से इस स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं, जो स्क्रीन हम लोग को अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा. या तो हम लोग इसको यहाँ स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर ले, या स्प्लिट स्क्रीन में अगर सही से विजिबल नहीं है या कुछ दिक्कत आ रही है तो VPN के थ्रू हम लोग इन क्रेडेंशियल से एक RDP कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि हमारा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल होता है. इसके थ्रू हम लोग एक स्क्रीन शेयरिंग कर लेंगे, जिससे हमारे विंडोज़ में ही एक स्क्रीन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आने वाला है अभी. तो उस पर वर्क करना कई बार इजी होता है. तो यहाँ देख सकते हैं हमारा एक विंडोज़ ओपन हो गया है. अब ये जो विंडोज़ ओपन हुआ है एक नॉर्मल विंडोज़ नहीं होता, ये स्पेशली क्राफ्ट किया जाता है अपना मैलवेयर एनालिसिस के लिए. तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है. तो फिर इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है. मैलवेयर एनालिसिस यूजिंग सैंड बॉक्सेस. तो हमारा टास्क क्या है. मैलवेयर एनालिसिस करना है सैंड बॉक्स की मदद से. तो यहाँ जो हमें दिख रहा है ये विंडोज़ मशीन, ये एक्चुअली एक सैंड बॉक्स है. सैंड बॉक्स क्या होता है. जिसको अपने पेरेंट इन्वायरमेंट से कोई मतलब ना हो. फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे रूम में कोई बॉक्स रखा है और अगर वो बॉक्स इस तरह का है कि उस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज हो, तुम्हारे रूम को ऐसा लगेगा कि वो अभी भी वैसा ही एक सिंपल बॉक्स रखा हुआ है. यानी उस बॉक्स के अंदर कुछ भी हो जाए, तुम्हें बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा ही नहीं कि उस बॉक्स में कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि वो बॉक्स अपने अंदर के इन्वायरमेंट को तुम्हारे बाहर के इन्वायरमेंट पे कोई भी असर डालने से रोक रहा है. इसको सैंडबॉक्स बोलते हैं. हम लोग सैंडबॉक्स को इसलिए मैलवेयर एनालिसिस में यूज़ करते हैं ताकि अंदर कोई मैलवेयर रन भी करे, अगर इस सैंडबॉक्स के अंदर कोई मैलवेयर रन करे तो वो कहीं हमारे अपने खुद के सिस्टम पे ना इफेक्ट डाल दे. तो इसलिए हम लोग इस तरह के सैंडबॉक्सेस को यूज़ करते हैं इन मैलवेयर एनालिसिस. Malware analysis is the process of examining a malicious file to understand its functionality. मैलवेयर एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मलिशियस फाइल, किसी भी मैलवेयर को एग्जामिन करते हैं ताकि हम लोग समझ पाए कि वो काम कैसे कर रहा है. अगर उसको रन करे तो वो क्या अपने सिस्टम में आखिर कर क्या रहा है वो. फंक्शनैलिटी, ऑपरेशन एंड मेथड्स फॉर डिफेंस अगेंस्ट इट. तो यहाँ पे हम लोग मैलवेयर एनालिसिस क्यों करते हैं. उसके फंक्शनैलिटी को समझने के लिए मैलवेयर के, उसके ऑपरेशन को समझने के लिए कि वो कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करता है अपने सिस्टम के अंदर, और उसके अगेंस्ट में हम लोग किस तरह से डिफेंस डेवलप कर सकते हैं.
By analyzing a malicious file or application, we can see exactly how it operates and therefore know how to prevent it. हम लोग किसी भी malicious फाइल को एनालाइज करके उसके एप्लीकेशन या फिर malicious फाइल या एप्लीकेशन जो भी है उसको अगर हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है और हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुड द malicious फाइल कम्युनिकेट विथ एन अटैकर सर्वर, वी कैन ब्लॉक दैट सर्वर. तो जैसे कि मान लो कि वो मलिशियस फाइल किसी अटैकर के सर्वर से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, यानी अपने सिस्टम से अटैकर के सर्वर पे कुछ डेटा भेजने का ट्राई कर रहा है हमारे सिस्टम का. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली उस अटैकर के सर्वर को ब्लॉक कर देंगे. इससे क्या होगा कि अब वो मैलवेयर कुछ कर ही नहीं पाएगा, अपने सिस्टम से वो अटैकर के सर्वर को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, तो मैलवेयर बेकार हो चुका है. कुड द मलिशियस फाइल लीव ट्रेसेस ऑन द मशीन? We can use this to determine if the malware has ever infected another device. तो क्या कोई malicious फाइल कई बार कुछ ट्रेसेस छोड़ सकता है क्या मशीन पे? यानी कि हो सकता है कि वो जब रन हुआ हो तो उसने कहीं कहीं कुछ ऐसे चीज़ें छोड़ दी हो जिसके थ्रू हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर पाएँ. We can use this to determine if the malware has ever infected other device. इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या इस मैलवेयर ने कभी कोई दूसरा डिवाइस पे कभी इन्फेक्ट किया है या नहीं. इंस्टेड ऑफ फियरिंग मैलवेयर, वी कैन टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच by translating technical findings into practical defensive measures and understanding how the malware fits into an attacker's technique. तो इंस्टेड ऑफ फियरिंग मैलवेयर, अब मैलवेयर से डरने के बजाय ये ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम लोग उसको रिसर्च करें और उसका ये एक डिफेंसिव मेज़र निकाल लें. फॉर एग्जांपल, उससे बचने का कोई तरीका निकाल लें और इससे ये भी समझें कि अटैकर के दिमाग में आके चल क्या रहा था, अटैकर ने कौन से टेक्निक का यूज़ किया है इस मैलवेयर को बना के अपने सिस्टम में इंजेक्ट करने के लिए. तो इससे हमें फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर अटैकर ने सिमिलर अप्रोच फिर से यूज़ किया तो. There are two main branches of malware analysis, static and dynamic. तो malware analysis के अपने दो मेन ब्रांच है, static and dynamic. तो दोनों को समझते हैं क्या है. Static analysis focus on inspecting a file without executing it, whereas dynamic analysis involves execution. We will come to this shortly. Okay. तो स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक exe फाइल दी हुई है, हम लोग क्या करेंगे उसके कोड को देखेंगे कि अंदर क्या है, उसके जो बाइनरीज वगैरह हैं उसमें जो भी तुम्हारा ये असेंबली कोड है उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर वो कर क्या रहा है, आखिर वो वर्क कैसे कर रहा है. इसको बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस, क्योंकि यहाँ हम लोग उस exe को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, उसको रन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको कोड को देख के हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसके जो भी मेटा डेटा है, जो भी फाइल की इंफॉर्मेशन है, उससे पता लगाने की ट्राई कर रहे हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ये कर क्या सकता था. डायनेमिक एनालिसिस में क्या होती है, यहाँ पे उसको रन कर देते हैं. तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल को रन करके देखते हैं हमारे सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए, उसने क्या क्या अपने फाइल्स बनाए या तो रजिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस किए, ये सब हम लोग डायनेमिक एनालिसिस में देखते हैं. Sandboxes. In cybersecurity, sandboxes are used to execute potentially dangerous code. Think of this as a disposable digital playpens. These sandboxes are safe, isolated environments where potentially malicious applications can perform their actions without risking sensitive data or impacting other systems. ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी में सैंडबॉक्स क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं डेंजरस कोड को रन करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैलवेयर्स. अब इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि इट्स अ डिस्पोजेबल डिजिटल प्ले पेन्स. तो बोल सकते हैं कि इसको बहुत लोग जानते होंगे कि ऐसे पेन्स वगैरह आते हैं जिसको एक बार यूज़ कर लो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, उसको फिर डिस्पोज कर सकते हैं इसलिए. तो बिल्कुल ये इसी तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस सैंडबॉक्स में हमने कुछ रन किया और इस सैंडबॉक्स में कुछ दिक्कत आ गया, फॉर एग्जांपल ये पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नया सैंडबॉक्स बना दो, इसको डिस्पोज कर दो, हटा दो. तो ये अपनी एक्चुअल सिस्टम नहीं होती, एक छोटी सी वीएम होती है, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअली उसने कैसे अफेक्ट किया. अगर ये क्रैश हो गया या फिर ख़राब हो गया तो बस इसको डिस्पोज कर दो और एक नया बना लो, फिर से ट्राई करो.
दीज सैंड बॉक्सेज आर सेफ आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। तो ये सेफ आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी कर लो तुम्हारे बाहर के सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे इसके अंदर कितना भी मलिशियस एप्लीकेशन वगैरह तुम रन क्यों नहीं करा लो। The use of sandbox is a part of golden rule in malware analysis. Never run dangerous application on device you care about. तो सैंडबॉक्स का जो यूज़ है वो एक गोल्डन रूल का पार्ट है मैलवेयर एनालिसिस में, और वो क्या है? नेवर रन डेंजरस एप्लीकेशन ऑन डिवाइसेस यू केयर अबाउट। जैसे कि मान लो तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारे लैपटॉप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे तुम्हारा पर्सनल फाइल होता है। तुम नहीं चाहोगे कि कोई भी डेंजरस एप्लीकेशन तुम अपने लैपटॉप पे सिर्फ एनालिसिस के लिए रन कर दो। इससे क्या होगा कि अगर उससे तुम्हारा कोई फाइल ये एक्सपोज करना होगा अटैकर सर्वर पे, तो एक्सपोज कर देगा और फिर तुम्हारा एक तरह से प्राइवेसी लीक हो जाएगी। या तो हो सकता है कि वो तुम्हारे सिस्टम पे ही कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म कर दे जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाए। Most of the time sandboxes present themselves as virtual machine। तो ज़्यादातर टाइम सैंडबॉक्सेस को हम लोग एज अ वर्चुअल मशीन भी मान सकते हैं। तो जिन लोगों ने VMware या वर्चुअल बॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए होंगे उन्हें पता होगा वर्चुअल मशीन क्या है। वो भी सैंडबॉक्स की तरह होते हैं, बिकॉज उसके अंदर तुम लोग कुछ भी कर लो तुम्हारे बाहर के सिस्टम पे असर नहीं पड़ता। Virtual machines are a popular choice for sandboxing because you can control how the system operates and benefit from features such as snapshotting, which allows you to create and restore the machine to various stages of its status। तो अब वर्चुअल मशीन एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है सैंडबॉक्स करने के लिए, क्योंकि यू कैन कंट्रोल हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स एंड बेनिफिट्स फ्रॉम फीचर्स सच एज स्नैपशॉटिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को वर्चुअल मशीन बहुत सारे फीचर्स भी है, जैसे कि स्नैपशॉटिंग क्या होती है? जैसे कि मान लो मैं इस पर्टिकुलर फेज पे हूँ, यहाँ पे मेरा वर्चुअल मशीन रनिंग पे है, मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसका स्नैपशॉट ले सकता हूँ। एक फीचर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कर दूँ कि टेक स्नैपशॉट, उससे क्या होगा? ये अभी जो भी मेरे मशीन में हो रहा है उसका एग्जैक्ट कॉपी करके एक फाइल बना के रख लेगा मेरा वर्चुअल मशीन। और इसके बाद अगर मैं उस मैलवेयर को एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स से मेरा पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो गया, देन मैं क्या बोल सकता हूँ? वर्चुअल मशीन को बोलूँगा ठीक है, मैंने जो स्नैपशॉट लिया था उसको रिस्टोर कर दो। तो जैसे उसको रिस्टोर करेगा मैं वापस उसी टाइम पे आ जाऊँगा जब मैंने उस स्नैपशॉट को लिया था। इससे क्या हुआ? मैं एक तरह से टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गया। तो इससे स्नैपशॉटिंग से यही फ़ायदा होता है कि हम लोग अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में वापस जाना चाहते हैं तो फिर हम लोग उस स्नैपशॉट पे वापस से ट्रैवल कर सकते हैं। ये होती है स्नैपशॉटिंग। To reiterate, it is imperative to understand that potentially malicious code and application should only be run in a safe, isolated environment. From now on, this room will refer to malicious code and applications as samples. And applications should only be run in safe isolation. Okay, तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही मतलब आम बात है समझने के लिए कि कोई भी ये मलिशियस कोड अगर हो या कोई एप्लीकेशन हो तो उसको सेफ और आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में ही रन करना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑन दिस रूम विल रेफर टू मलिशियस कोड एंड एप्लीकेशंस एज सैम्पल्स। ओके, तो अब आगे से यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो इस रूम में हमें मलिशियस कोड और एप्लीकेशन के सैम्पल्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। With these fundamentals covered, let's move on to the practical section of today's room. The following will demonstrate a sample. You must apply these techniques to the hophelper.exe. तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे आ चुके हैं और अभी हम लोग hophelper.exe पे कुछ टेक्निक्स परफॉर्म करने वाले हैं मैलवेयर एनालिसिस के। फाइल प्रेजेंटेड टू यू विद द हॉप हेल्पर फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप ऑफ प्रैक्टिकल VM। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल VM पे अभी हैं एंड यहाँ पे हमें किस फोल्डर में जाना है? हॉप हेल्पर। ठीक है, तो हमें हॉप हेल्पर फोल्डर यहाँ पे दी हुई है। अगर मैं हॉप हेल्पर फोल्डर में जाऊँ तो इसके अंदर हमारी EXE है क्या? हाँ, ये देखो hophelper.exe यहाँ है हमारे पास। इसका भी एक्सटेंशन नहीं दिख रहा, तो इफ़ आई गो टू व्यू एंड
फाइल एक्सटेंशंस अगर मैं शो कर दूँ तो यहाँ देख सकते हैं hop helper.exe हमारा अवेलेबल है। इंटरैक्टिव स्टैटिक एनालिसिस। तो ठीक है, हमारा पहला प्रैक्टिकल मेथड किस पे बेस्ड है? स्टैटिक एनालिसिस पे। As we alluded to previously in the room, we use static analysis to gather information about a sample without executing it and digging deep. तो हमने पहले इस रूम में देख लिया कि स्टैटिक एनालिसिस क्या होती है, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस मैलवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने का ट्राई करते हैं बिना उसको रन किए। Static analysis can be quick and effective way to understand how the sample may operate as well as how it can be identified. तो स्टैटिक एनालिसिस बहुत ही मतलब क्विक एंड इफेक्टिव वे है, यानी बहुत ही फास्ट वे बोल सकते हैं इसको, ये समझने के लिए कि वो मैलवेयर किस तरह से ऑपरेट कर सकता था, कि वो क्या क्या अपने सिस्टम के अंदर कर सकता था, एज वेल एज हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाई, और उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं जो भी उसने चेंजेस किए हैं। Some of the information that can be gathered from static analysis has been included in the table. तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग स्टैटिक एनालिसिस से कलेक्ट कर सकते हैं, वो हमें नीचे दी हुई है। पहली इंफॉर्मेशन जो है जो हम लोग स्टैटिक एनालिसिस से ले सकते हैं, दैट इज चेकसम्स। चेकसम्स क्या होते हैं? हैशेस होते हैं हमारे फाइल के। These checksums are used within cybersecurity to track and catalog files and executables. For example, you can Google the checksum to see if this has been identified before. तो बहुत सारी वेबसाइट्स आती है लाइक वायरस टोटल, वहाँ पे हमने देखा होगा एक फीचर आता है जहाँ पे हमें बोला जाता है कि इस फाइल का चेकसम देने के लिए। अगर इस फाइल का चेकसम वहाँ पे देते हैं तो वो बता देता है कि वो फाइल मलिशियस है कि नहीं। अब ये चेकसम होती क्या है? ये बेसिकली एक हैश होती है। जिनको हैशिंग पता होगा उन्हें पता है कि हैश क्या चीज़ होती है। बेसिकली किसी भी फाइल को अगर हम लोग हैश करें तो हमें एक फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग मिलती है, एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर देखें तो ये हर फाइल के लिए यूनिक होता है। अगर इस यूनिक स्ट्रिंग को हम लोग वायरस टोटल को दे दें तो वो हमें बता देगा कि ऐसा स्ट्रिंग उसने कभी किसी EXE फाइल के लिए देखा है क्या, या किसी पर्टिकुलर मलिशियस फाइल के लिए देखा है कभी। इससे क्या होता है कि वायरस टोटल बिना उसको एग्जीक्यूट किए, बिना एनालाइज किए, वो अपने प्रीवियस डेटाबेस में चेक कर लेगा कि वो देखा है कि ऐसा चीज़ को, अगर देखा होगा तो बता देगा कि ये मलिशियस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वायरस टोटल ओपन करूं, सो वी मस्ट हैव ऑप्शन सर्च। यहाँ पे देख सकते हैं URL, IP एड्रेस, डोमेन और फाइल हैश। तो फाइल हैश यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी हैश को कॉपी करूँ, लेट्स सी अगर ये कोई वैलिड हैश है कि नहीं। लेट्स सर्च। वी करेंटली डोंट हैव एनी कमेंट्स दैट फिट योर सर्च। ओके, मतलब आई थिंक ये कोई वैलिड हैश यहाँ पे मतलब नहीं है, इसलिए अपने वायरस टोटल को ये कोई भी ऐसा कमेंट फिट नहीं किया, मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये क्या चीज़ है। ओके, तो हमें आई थिंक वैलिड हैश निकालना पड़ेगा, तो वो हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं आगे टास्क के अंदर। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंसेस ऑफ रीडेबल कैरेक्टर विथिन एन एग्जीक्यूटेबल। दिस कुड बी फॉर एग्जांपल IP एड्रेस, URL, कमांड्स और इवन पासवर्ड्स। तो अब कोई भी एग्जीक्यूटेबल है तो इस एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर जरूरी नहीं कि सब कुछ ही मतलब बिगड़ा हुआ हो, मतलब बिगड़ा हुआ इन द सेंस कि कभी भी तुमने किसी EXE को अगर नोटपैड में खोला हो तो उसमें कुछ ही पढ़ने लायक नहीं होता है, बहुत ही रैंडम कैरेक्टर्स वगैरह सब दिखते हैं। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो एक्चुअल स्ट्रिंग दिखता है। तो वैसे स्ट्रिंग्स को हम लोग फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं वो स्ट्रिंग में कहीं कोई IP एड्रेस तो नहीं है, कहीं कोई URL तो नहीं है, कहीं कोई कमांड तो नहीं लिखा हुआ, या फिर कहीं पे कुछ पासवर्ड तो नहीं है, कोई सीक्रेट की तो नहीं है उसके अंदर। तो वो सारे स्ट्रिंग्स भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। Imports are a list of binaries and functions that the application depends upon. For example, rather than building everything from scratch, application will use operating system function and libraries to interact with the OS. These are useful especially in Windows as they allow you to see how the application interacts with the system. ओके, तो इम्पोर्ट्स क्या होते हैं? इम्पोर्ट्स बेसिकली इन द बेसिक सेंस तुम लोग बोल सकते हो, अगर किसी ने पाइथन यूज़ किया है
तो उन्होंने जो इम्पोर्ट ओएस वगैरह पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट करते होंगे, या तो अगर सी यूज़ किया है तो हैश इंक्लूड यूज़ करते होंगे इंपोर्ट करने के लिए पैकेजेस को। तो यहाँ पे उसी चीज़ का बात हो रहा है कि हो सकता है इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए किसी ने कोई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हो, जैसे कि ओएस से हम लोग बोल सकते हैं कि विंडोज़ में अगर अपना कोई चीज़ इसको परफॉर्म करना है तो फिर वो ओएस लाइब्रेरी की मदद से उसको इंपोर्ट करके परफॉर्म करता होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हम लोग उन इंपोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं जो उसने इंपोर्ट करने का ट्राई किया है लाइब्रेरी को, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि अगर इसने ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है तो एक पक्का ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है क्रिएट फाइल डब्ल्यू। इसका क्या मतलब है कि दिस लाइब्रेरी इज यूज टू क्रिएट अ फाइल ऑन द विंडोज सिस्टम, यानी हम लोग ये समझ जाएंगे कि इस मैलवेयर में कहीं ना कहीं ये विंडोज सिस्टम में कोई ना कोई फाइल बनाने की ट्राई तो कर रहा था। Resources contain data such as the icon that is displayed to the user. This is useful to examine, especially since malware might use a Word document icon to trick the user. Additionally, malware itself has been known to hide in this section. ओके तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये अपने कुछ आइकन्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल अपने जो एग्जीक्यूटेबल हैं उसमें अगर कुछ आइकन वो आइकन का भी कार्ड लगा रहता है वर्ड डॉक्यूमेंट का। फॉर एग्जांपल यहाँ हॉप हेल्पर डॉट ई लिखा है, बट मैं इस पर वर्ड का आइकन लगा दूँ, इससे क्या होगा, देखने में वर्ड लगेगा। इसको रीनेम कर दूँ वर्ड डॉट ई तो देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि वो MS वर्ड है, तुमने इसे ओपन करने का ट्राई किया और रन हो जाएगा। तो हमें रिसोर्सेज को भी चेक कर लेना चाहिए कि भले ही आइकन जो भी लगा है ये एक्चुअली करने का क्या ट्राई कर रहा है, ये एक्चुअली क्या एग्जीक्यूट करेगा। However, it's important to note that regardless of how many samples may appear or function, we don't truly know until it's executed. अब भले ही हम लोग स्टैटिक एनालिसिस से कितना भी इंफॉर्मेशन क्यों ना निकाल लें, बट हमें उसका एक्चुअल मतलब वो एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा है वो तभी पता चलेगा जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। Attackers use techniques such as obfuscation to obscure how the sample appears, primarily to evade antiviruses, but also to evade a curious analyst. तो अटैकर्स जनरली ऑब्फस्केशन जैसे मेथड यूज़ करते हैं ताकि एंटीवायरस से वो बच सके, और बेसिकली अगर हम लोग भी अगर कुछ एनालाइज करने का ट्राई कर रहे हैं तो हमसे छुपा सके। ऑब्फस्केशन कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल उसने पूरे के पूरे EXE फाइल को किसी इनकोडिंग में इनकोड कर दिया लाइक base64, या तो उसको कहीं पे ये इनक्रिप्ट वगैरह कर दिया, तो उससे क्या होता है एंटीवायरस उसको पढ़ नहीं पाएगा, और अगर उसको पढ़ नहीं पाएगा तो फिर वो उसको एनालाइज भी नहीं कर पाएगा कि ये मलिशियस है कि सेफ है। डेमोन्स्ट्रेटिंग पी स्टूडियो, ठीक है, तब पी स्टूडियो टूल के बारे में देख लेते हैं हम लोग। The section of this room will demonstrate using PE Studio on an example called downloader.exe. ठीक है, तो यहाँ PE Studio को हम लोग एज एन एग्जाम्पल downloader.exe पे रन करके देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज नोट दैट द इंफॉर्मेशन यू विल सी from this demonstration sample, the sample you will be analyzing will be different but the techniques will still apply. Okay, यहाँ downloader.exe हमें एक ऐसे एक फाइल बोल दिया गया है और इस पे रन करके हमें दिखाएगा कि एग्जैक्टली पी स्टूडियो काम कैसे करता है। आगे देखते हैं। प्लीज नोट इट इज इम्पेरेटिव दैट यू डू नॉट लॉन्च दी हॉप हेल्पर डॉट exe एग्जीक्यूटेबल येट। ओके, तो बोल रहा है कि अभी हॉप हेल्पर डॉट exe इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज ये क्या करेगा ये हम लोग नहीं देख पाएंगे, बिकॉज हमें सारे टूल्स को रेडी रखना होगा तभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। फर्स्ट वी विल यूज पी स्टूडियो टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जीक्यूटेबल। तो पहले पी स्टूडियो से एग्जीक्यूटेबल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो स्टेप 1 इज लॉन्च पी स्टूडियो। तो पहले तो पी स्टूडियो को लॉन्च करना होता है, देन उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल को लोड करना है। तो फाइल अपनी सिलेक्ट कर लेंगे एग्जीक्यूटेबल, देन क्लिक ऑन द इंडिकेटर्स टैब इन द ड्रॉप डाउन। फिर इंडिकेटर्स टैब पे जाते हैं ड्रॉप डाउन पे एंड लुक फॉर द SHA-256 सम। ये क्या है अपना SHA-256 चेकसम जनरेट कर देगा उस फाइल के लिए। फर्स्ट वी विल लॉन्च P Studio and load executable in it. The shortcut for this has been placed on the desktop of your analyst machine. You can drag and drop the executable into the P Studio window
or load it by selecting File, Open File from the toolbar. PE Studio will display some information about the executable. तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले PE Studio को लॉन्च करना है. तो यहाँ PE Studio है, इसको डबल क्लिक करके लॉन्च कर लेते हैं. यहाँ पे लॉन्च करने के बाद हमें अपने एग्जीक्यूटेबल को सिलेक्ट करना है. सो विल गो टू फाइल, ओपन फाइल, एंड हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना है, हॉप हेल्पर, एंड यहाँ पे हॉप हेल्पर डॉट EXE को सिलेक्ट कर लेते हैं. ओपन. ओके, अब यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, वी हैव टू गो टू द इंडिकेटर्स टैब. इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ. इंडिकेटर्स टैब, इंडिकेटर्स टैब हमारा कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे है. तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, मे बी ये लोड हो रहा है अभी ये सेक्शन. ठीक है, तो इसको लोड करने देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसका. ठीक है, इंडिकेटर्स यहाँ पे लोड हो चुका है, तो इंडिकेटर्स पे जाते हैं एंड SAR 256. तो SAR 256 सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं थर्ड कॉलम में कि यहाँ पे इसकी SAR 256 चेकसम आ रही है. तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इंडिकेटर. अगर मैं इसको, अच्छा मुझे आई थिंक कॉपी डिटेल करना था, हाँ कॉपी डिटेल. एंड अभी हम लोग अगर वायरस टोटल में जाके देखते हैं कि वायरस टोटल ने इस फाइल को कभी देखा है कि नहीं. सर्च, पेस्ट, सर्च. तो देख सकते हैं वायरस टोटल इसको पूरा सेफ बता रहा है. क्यों? क्योंकि वायरस टोटल ने इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को कभी देखा ही नहीं है. तो वायरस टोटल को नहीं पता कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है. तो ये तो इसको सेफ बोल रहा है, बट एक्चुअली ये मलिशियस है. तो हम लोग वायरस टोटल पे 100% रिलाई नहीं कर सकते अगर वो बहुत ही नया मैलवेयर है. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे या हमने फाइल SAR 256 को चेक कर लिया है. यहाँ पे प्रॉपर्टी विद इन द टेबल ऑफ इज ऑफ इंटरेस्ट, द वैल्यू इज अ चेकसम which is a unique identifier of the executable. We can keep a note of this SAR 256 as threat intelligence. तो हम लोग इस SAR 256 को संभाल के रख सकते हैं अगर इन फ्यूचर हमें पता लगाना हुआ कि ये मलिशियस है कि नहीं. हम लोग सीधा चेक कर लेंगे उसके चेकसम को. अगर मैच कर गया अपने डेटाबेस से, मतलब ये मलिशियस है. वो सेम ही एग्जीक्यूटेबल फाइल है, बस दूसरे नाम से आया है. नाउ प्रोसीड टू डू दिस ऑन द सैम्पल hophelper.exe provided to you on the analyst machine to question number 1. ठीक है, as the reminder of hophelper.exe sample can be found in hophelper folder on the desktop. ठीक है, तो अभी हमने hophelper.exe पे इसे रन करके देख लिया है और हमें आपकी चेकसम भी मिल गई है. तो ये आई थिंक अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. नेक्स्ट वी विल प्रोसीड विथ रिव्यूइंग द स्ट्रिंग्स ऑफ द एग्जीक्यूटेबल. ओके, सो अब हमें स्ट्रिंग्स को देखना है. तो हमने अभी चेकसम देख लिया, अब हम लोग स्ट्रिंग्स को ये एनालाइज करने का ट्राई करते हैं अपने एग्जीक्यूटेबल के. यू कैन डू दिस बाय क्लिकिंग ऑन द स्ट्रिंग्स इंडिकेटर ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ PE Studio. ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें स्ट्रिंग्स को देखना है. सो स्ट्रिंग्स 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 यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे अपने पास स्ट्रिंग्स है और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमें ऐसे कितने मलिशियस इंफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं. यहाँ पे मैं इसको ट्राई करता हूँ, अगर मैं इसको क्लोज कर पाया. हाँ ठीक है, अब हमें ज़्यादा डेटा देखने को मिल रहा है यहाँ पे. इसको मैं वापस से स्ट्रिंग पे शिफ्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहला स्ट्रिंग ऊपर दिख रहा है, दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी रन इन डॉस मोड. देन हमें बहुत सारा रैंडम जंक देखने को मिल रहा है. देन हमें कुछ डेटा, टेक्स्ट, चेरिच ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है. फिर बहुत सारा रैंडम डेटा है. तो हमें एग्जीक्यूटेबल में इस टाइप के डेटा देखने को मिलते हैं और हमें बीच बीच में कुछ रीडेबल टेक्स्ट मिलते हैं जो अपने काम के हो सकते हैं. In the context of malware analysis, strings are sequences of readable character present within an executable.
दिस कुड बी फॉर एग्जाम्पल IP एड्रेस, URL, कमांड्स और इवन पासवर्ड्स। तो मैलवेयर एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम ह्यूमन समझ सकते हैं एक्चुअली पढ़ के किसी भी एग्जीक्यूटेबल में। और ये कुछ भी हो सकता है, कोई IP एड्रेस हो सकता है, कोई URL हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है विंडोज़ का, या तो कोई पासवर्ड हो सकता है। As a malware analyst, it's great to have a look at these, as this could reveal the attacker's command infrastructure which we can use for our defenses. Okay, तो एज अ मैलवेयर एनालिसिस्ट, अब मैलवेयर एनालिसिस्ट होते हुए हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर हमें अटैकर के सिस्टम का IP एड्रेस मिल गया यहाँ से, तो हम लोग सीधा उस IP एड्रेस को अपने सारे सिस्टम पे ब्लॉक कर देंगे, तो आगे से अगर वो कोई भी अटैक करेगा तो हम पे असर नहीं कर पाएगा। Now proceed to review the strings on the sample hophelper.exe provided to you on the analyst machine to question number 2. ओके, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें यहाँ इस मेथड से मिलने वाला है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को भी आंसर करते चलते हैं, अदरवाइज हमें पूरा टास्क दोबारा परफॉर्म करना होगा क्वेश्चंस के लिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाके पहले वो उस हैश को सबमिट कर देता हूँ। सो क्वेश्चन 1 पे चलते हैं अभी, एंड यहाँ पे SAR 256 चेकसम मांग रहा है, तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया एंड चेक, ठीक है, करेक्ट है। विद इन द स्ट्रिंग्स ऑफ hophelper.exe a flag with the format thm xxxxx exists. What is the value? What is the flag value? Note this can be found towards the bottom of the strings output. ठीक है, तो ये आई थिंक हमें एक नोट दे रहा है कि ये कहीं नीचे मिल सकता है हमें, क्योंकि ऑफकोर्स इतना लंबा है तो हमें टाइम लगेगा, तो इसने हमें एक हिंट दे दिया है हमारे केस में। तो नीचे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं THM स्ट्रिंग्स फाउंड, हमें हमारा हैश मिल चुका है। तो आई कॉपी वैल्यू, यहाँ पे कॉपी वैल्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसको पेस्ट कर देते हैं, चेक। ओके, ये भी हो चुका है। अब डायनेमिक एनालिसिस, पर उससे पहले हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो स्टैटिक एनालिसिस यहाँ पे थी, डेमोन्स्ट्रेटिंग P स्टूडियो, हाँ यहाँ पे है। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने डायनेमिक एनालिसिस पे, हमारा स्टैटिक एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। दिस सेक्शन ऑफ द रूम प्रोवाइड्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक एनालिसिस। As you recall, dynamic analysis involves executing the malicious sample to identify its behavior and how it interacts with the operating system. तो डायनेमिक एनालिसिस में हमने पहले ही इस रूम पे ऊपर देख लिया था, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग मैलवेयर को एक्चुअली में रन करके देखते हैं उसके कैसे बिहेवियर है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आए हम लोग रेक्सॉट को यूज़ करने वाले हैं, रेक्सॉट सॉफ्टवेयर को। Rexort is a widely used utility, especially when analyzing malware on Windows. It works by creating two snapshots of the registry, one before the malware is run and another afterwards. The results are then compared to identify any changes. ठीक है, तो Rexort एक टूल है जिसे हम लोग malware एनालिसिस में यूज़ करते हैं विंडोज़ के ऊपर। ये क्या करता है, इसमें हम लोग 2 स्नैपशॉट बनाते हैं। पहला स्नैपशॉट कब बनता है, जब मैलवेयर नहीं रन हुआ था तब, उसके रन होने से पहले। दूसरा स्नैपशॉट कब बनता है, जब मैलवेयर रन कर दिए उसके बाद। इससे क्या होता है, हम लोग दोनों स्नैपशॉट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मैलवेयर एम्स टू एस्टैब्लिश परसिस्टेंस, मीनिंग इट सीक्स टू रन एज सून एज द डिवाइस इज स्विच्ड ऑन। अ कॉमन टेक्निक फॉर मैलवेयर इज टू एड अ रन की इनटू द रजिस्ट्री which is frequently used to specify which applications are automatically executed when the device is powered on. तो बेसिकली मैलवेयर्स अगर कोई सिस्टम को इन्फेक्ट करता है तो उसका मेन मोटो होता है परसिस्टेंस स्टैब्लिश करने का। इसका क्या मतलब है, परसिस्टेंस यानी बाद में यूज़र को उसे मैनुअली एग्जीक्यूट ना करना पड़े। बाद में एक बार अगर वो एग्जीक्यूट हो गया, नेक्स्ट टाइम से वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही सिस्टम बूटअप करोगे। ये वो कैसे करता है, वो हमारे विंडोज़ रजिस्ट्री के अंदर एक रन की सेट कर देता है अपने लिए। इससे क्या होता है कि जब भी वो हमारा सिस्टम बूटअप होगा, हमारा रजिस्ट्री देखेगा कि ये ऑटो रन पे सेटअप है एग्जीक्यूटेबल, तो वो ऑटो रन हो जाएगा नेक्स्ट टाइम से अपने आप।
Before executing the malicious sample hop helper.exe, let's create a snapshot of our registry. इसको क्लोज कर देते हैं. ठीक. तो यहाँ बोल रहा है कि इससे पहले हम लोग अपने हॉप हेल्पर डॉट ई को एग्जीक्यूट करें, हमें एक अपना स्नैपशॉट बनाना है. ठीक है, तो स्नैपशॉट बनाने का इस पर मेथड हमें कैसे करना है. तो आई थिंक हमें रेक्सॉट के थ्रू स्नैपशॉट चाहिए होगी. ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है. मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ एंड इसे दोबारा से मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं. Where it goes. किधर चला गया. एक सेकेंड में इसको ढूंढ के आता हूँ. टॉप पर. ओके, यहाँ पे सोर्स स्प्लिट व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं वापस से और ये लोड हो जाना चाहिए. ठीक है, लोड हो गया. तो हम लोग थे डायनामिक एनालिसिस पे. हमें सबसे पहले लेट्स लोड अप रेक्सॉट एंड क्रिएट अ कैप्चर ऑफ द रजिस्ट्री एज इट करेंटली एग्जिस्ट्स. तो हमें पहले रेक्सॉट को ओपन करना है. तो मैं पी स्टूडियो को क्लोज कर दे रहा हूँ एंड रेक्सॉट, हमारा सॉफ्टवेयर किधर है, ये यहाँ है अपना रेक्सॉट. इसको लॉन्च करते हैं एंड हमें यहाँ पे फर्स्ट सॉर्ट लेना है. तो क्या सेटिंग्स होंगे इसके लिए. तो शॉर्टकट टू हैज़ ऑल्सो बिन प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप फॉर द एनालिस्ट मशीन. ठीक है, यहाँ शॉर्टकट था, हमने इसे एग्जीक्यूट कर लिया है. फर्स्ट चेंज द आउटपुट डायरेक्टरी ऑफ द कैप्चर टू द यूजर्स डेस्कटॉप यूजिंग द बॉक्स विथ 3 डॉट्स इन द आउटपुट पाथ सेक्शन. ठीक है, तो आउटपुट पाथ सेक्शन का हमें सबसे पहले इसको चेंज करना है टू डेस्कटॉप. तो मैं इसे डेस्कटॉप पे चेंज कर देता हूँ. वन सेट. ठीक है, तो इसको डेस्कटॉप पे मैं सेट कर दिया हूँ अभी. प्रेस फर्स्ट सॉर्ट एंड देन सॉर्ट ऑन द ड्रॉप डाउन. ओके, तो फर्स्ट सॉर्ट एंड देन सॉर्ट. तो यहाँ अपना स्नैपशॉट हो रहा है अपने पूरे मशीन का. ये कौन सा स्नैपशॉट है, जो हमें मैलवेयर रन होने से पहले बनाना था. इसके बाद हम लोग एक और स्नैपशॉट बनाएंगे जो कब का होगा, स्नैपशॉट रन होने के बाद. देन आई थिंक हम लोग इस कंपेयर बटन को यूज़ करेंगे टू कंपेयर देम. ठीक है, इसके कंप्लीट होने का वेट करते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ पे स्नैपशॉट बन चुकी है पहली. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. Now that we have taken the snapshot of the registry, you should proceed with executing the hop helper.exe sample and take another snapshot. We will then compare the difference. Okay, so I think यहाँ पे एक छोटा सा मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग किया था. ये जो रेक्सॉट है ये पूरे सिस्टम का स्नैपशॉट नहीं लेता, ये सिर्फ रजिस्ट्री का स्नैपशॉट लेता है. जो हमारा विंडोज़ का रजिस्ट्री है सिर्फ पर्टिकुलर उस चीज़ का स्नैपशॉट लेता है. एंड देन ये जब रन कर देंगे तो उसमें जो चेंजेस होंगे उसको ये कंपेयर कर पाएगा. ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अपने हॉप हेल्पर डॉट ई को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. तो हॉप हेल्पर पे जाते हैं एंड डबल वेरीफाई करते हैं कि इसे एग्जीक्यूट करना है क्या अभी. यू शुड प्रोसीड विथ एग्जीक्यूटिंग द हॉप हेल्पर डॉट ई सैम्पल. ओके, तो अब इसे मैं सिलेक्ट करके एंटर दबाऊंगा. ओके, रीनेम पे आ गया था, इसको एंटर. तो यहाँ पे हमारा EXE रन हो रहा है अभी. किंग मैलवेयर सेंड्स हिज रिगार्ड्स. तो आई थिंक अपना पूरा मैलवेयर रन हो चुका है.
तो इसको ओके कर देते हैं। और अब हम लोग सेकेंड शॉट लेने वाले हैं। तो जस्ट टू बी वेरीफाई कि अभी हमें सेकेंड शॉट लेना है कि नहीं। एंड टेक अनदर स्नैपशॉट। ठीक है, तो रन करने के बाद टेक्स अनदर स्नैपशॉट, सेकेंड शॉट एंड शॉट। ओके, तो अब फिर से वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। ठीक है, तो अपने दोनों स्नैपशॉट यहाँ पे बन चुके हैं। एंड अब हमें आई थिंक कंपेयर करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो हमने अपने सैम्पल को एग्जीक्यूट कर लिया है EXE को। एंड लेट्स रिटर्न टू रेक्सॉट एंड कैप्चर द सेकेंड स्नैपशॉट। तो हमने सेकेंड स्नैपशॉट भी कैप्चर कर लिया है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट। क्लिक ऑन द सेकेंड शॉट एंड देन प्रेस शॉट। ठीक है, हमने सेम प्रोसीजर को फॉलो किया है यहाँ पे। रेक्सॉट इज नॉट कैप्चरिंग द रजिस्ट्री अगेन एंड आउटपुटिंग द डिफरेंसेस ऑफ द फाइल। ठीक है, is now captured. Okay, and now after a few seconds let's press the compare button that appears. ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी कुछ सेकंड वेट कर चुके हैं। सो अब हम लोग कंपेयर बटन को प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। कंपेयर, ये कुछ लोड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कुछ हमें एक नोटपैड में TXT फाइल दिया है। तो यहाँ पे अपने रेक्सॉट यहाँ पे बोल रहा है कीज एडेड टू। तो आई थिंक 2 कीज अपने नए बने हैं। तो आई थिंक अपने मैलवेयर ने 2 न्यू कीज बनाए हैं। 5 वैल्यूज आर एडेड, 5 नए वैल्यूज ऐड किए हैं। एंड 15 वैल्यूज को मॉडिफाई किया है। ओके, तो आई थिंक टोटल चेंजेस 22। तो अपने मैलवेयर ने टोटल 22 चीज़ें रजिस्ट्री में चेंज की है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। एंड नाउ वी कैन सर्च फॉर द एग्जीक्यूटेबल विद इन द लॉग दैट ओपन्स अप। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर चीज़ें इसने चेंजेस किया अपने रजिस्ट्री के अंदर। प्रॉकमॉन। नेक्स्ट वी विल एक्सप्लोर यूजिंग प्रॉकमॉन process monitor from the system internal suite to investigate today's sample. Process monitor is used to monitor and investigate how processes are interacting with the Windows operating system. It is a powerful tool that allows us to see exactly what a process is doing. For example, reading and writing registry keys, searching for files, or creating network connections. तो प्रॉकमॉन क्या करता है? प्रॉकमॉन एक प्रोसेस मॉनिटर एप्लीकेशन है जो कि अपने पूरे विंडोज़ एप्लीकेशन पे हम लोग जो करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, इवन किसी नेटवर्क पे भी कनेक्ट करेंगे, या कोई रजिस्ट्री की में चेंज करेंगे, या किसी फाइल के लिए सर्च करेंगे, हमारे सारे के सारे विंडोज़ के इवेंट्स ये पकड़ लेता है, ये मॉनिटर करते रहता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि हमारे मैलवेयर ने अपने विंडोज़ में क्या क्या किया है। Open Process Monitor Procmon. The shortcut for this has been placed on the desktop of the analyst machine. Process Monitor will automatically start capturing events of various processes on the system. तो अब हमें Procmon को ओपन करना है। तो ये अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और जैसे ही हम लोग इसको लॉन्च करेंगे ये अपने पूरे सिस्टम के इवेंट्स को कैप्चर करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो लेट्स लॉन्च। अच्छा ठीक है, ये देखो हमने मैलवेयर को रन किया था। तो इस मैलवेयर ने देख रहे हो अपने जितने भी आइकन्स वगैरह हैं सबको चेंज कर दिया है। ये ईस्टर एग्स में चेंज कर दिया है। तो आई थिंक ये अपना वो बोल सकते हैं कि हिंट है यहाँ पे, लाइक ईस्टमस, जैसा कि अपना वो जो भी हमें अटैक, हमारा जो अटैकर है वो क्रिसमस को ईस्टमस से चेंज करना चाह रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईस्टमस का यहाँ पे ईस्टर एग्स वगैरह इसने लगा दिया है अपने मतलब इंडिकेशन के लिए। तो अभी हम लोग वापस से प्रॉकमॉन को ओपन करते हैं। ये अपना प्रॉकमॉन है, लेट्स ओपन इट। और यहाँ देख सकते हैं ये अपने सारे के सारे सिस्टम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको मॉनिटर कर रहा है ये।
अब हमें क्या करना है, हॉप हेल्पर डॉट टी को फिर से एग्जीक्यूट करना है एंड प्रॉक्मॉन पे वापस आना है ये देखने के लिए कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या क्या हुआ है। तो मैं इसकी एक्सपायरी अभी इंक्रीज़ कर देता हूँ वीएम की। ओके, अभी हमें इससे फिर से एग्जीक्यूट करना है। आई थिंक अभी ये रनिंग पे है। यप, ये रनिंग पे है अभी। हॉप हेल्पर डॉट एग्जीक्यूट। और आई थिंक ये फिर से एग्जीक्यूट हो चुकी है। You will see a lot of information here. Do not worry, we will come on to how to filter this shortly. तो यहाँ हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। अब इतने इन्फॉर्मेशन में से क्या कौन सा विंडोज़ ने लाइक खुद से किया है और कितने मैलवेयर ने किए हैं, इसको सेपरेट करना होगा हमें। तो उस सबको फिल्टर करना होगा हमें। तो उस पर आते हैं अभी थोड़ी देर में। आफ्टर अलाउिंग अ मिनट टू पास, ensuring the sample has fully executed, we will now stop capturing. To stop capturing events, click on the play button on the toolbar of process monitor. तो ठीक है, बोल रहा है कि कुछ 1 मिनट रुकने के लिए, तो मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ इसको। ठीक है, तो अभी अराउंड कुछ 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे इवेंट कैप्चरिंग अभी स्टॉप हो चुका है एंड अब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। एज यू कैन सी देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू स्क्रॉल थ्रू यार। यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और इसको हम लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं। विद द मोस्ट रिसेंट इवेंट्स एट द बॉटम, वी कैन सी how various system processes are interacting with Windows. Nearly all of it we don't care about. Okay. ठीक है, तो यहाँ बॉटम पे बोल रहा है कि सबसे नीचे अपने सबसे रीसेंट इवेंट्स है जो सबसे अभी न्यू में हुए हैं, वो सबसे बॉटम पे आते हैं। लेट्स गो बैक टू द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं ये अभी रिसेंटली हुई हैं। आई थिंक यहाँ पे टाइम का भी फील्ड है, तो इसका अगर मैं एक्सपैंड कर दूँ, हाँ, तो देख सकते हैं जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं अपना टाइम बढ़ रहा है। Remember the task content is demonstrating using process monitor for the demonstrating sample downloader.exe. ओके, तो यहाँ हमें जो नीचे डेटा दिया है वो हमें एक सैम्पल फाइल downloader.exe के लिए है, जो कि हमें सिर्फ टेस्ट के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, एक्चुअल डेटा नहीं है वो। You will need to follow along, but doing for so for hophelper.exe. हमें वो सेम स्टेप hophelper.exe के साथ परफॉर्म करना है। Let's apply some filters. After all, for this demonstration, we only care about downloader.exe sample. To do so, click on the filter button and then filter within the drop down. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ फिल्टर पे क्लिक करना है एंड देन फिल्टर पे, ताकि हम इवेंट्स को फिल्टर कर सकें। अ न्यू विंडो विल ओपन, तो हमारा एक ऐसा विंडो ओपन हो चुका है। Here we will create some filters to remove some of the noise that we don't care about, because we want to only look at the downloader.exe sample for this demonstration. We can apply a filter like so. ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ है। अब नॉइज़ यानी अब बहुत सारा डेटा है जो हमें नहीं चाहिए, जो हो सकता है विंडोज़ के अपने खुद के लेजिटिमेट डेटा हो। तो हमें सिर्फ किससे मतलब है,
अपने इस पर्टिकुलर केस के लिए downloader.exe से मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह का एक फ़िल्टर बना सकते हैं बाई डूइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है अपना, अप्लाई द प्रोसेस नेम फ़िल्टर। अप्लाई द प्रोसेस नेम फ़िल्टर, तो अगर यहाँ पे देखें तो आई थिंक अपना प्रोसेस नेम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस नेम है। प्रोसेस नेम सेट द कंडीशन टू इज़ क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच होगा तभी इसको फिल्टर करेगा। एंड देन यहाँ पे अपने प्रोसेस का नेम लिखना है जो हमें एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट करना है। तो हमारे केस में वो क्या है, downloader.exe फॉर दिस टेस्ट केस, बट एक्चुअली में जब टास्क परफॉर्म करेंगे तो वो क्या होगा, अपना होगा वो मैलवेयर का जो भी नाम था अपना उसको डालेंगे वहाँ पे। सो आई थिंक इट वाज हॉप हेल्पर, या हॉप हेल्पर.exe डालेंगे हमारे केस में। प्रेस द ऐड बटन टू अप्लाई द फिल्टर, उसके बाद ऐड बटन को लगा देंगे ताकि वो फिल्टर ऐड हो जाए। एंड देन ओके करेंगे ताकि वो एक्चुअली में रिजल्ट हमें शो करे। वंस डन, रिटर्निंग टू द मेन प्रोसेस मॉनिटर विंडो, वी कैन ऑलरेडी सी द फिल्टर हैज़ वर्कड। एक बार ये कर लें तो यहाँ पे वापस आएंगे तो हमें दिखेगा कि जो जितने भी अपने मैलवेयर ने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे लॉग्ड हैं। नाउ इट इज़ मच ईजियर टू इन्वेस्टिगेट हाउ द प्रोसेस इज इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इससे क्या हो गया, बहुत ही ईजी हो गया इन्वेस्टिगेट करना कि ये प्रोसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस है जो अपने इंटरेस्ट के हो सकते हैं। तो वो क्या है, रेक की ओपन, क्रिएट फाइल, टीसीपी कनेक्ट एंड टीसीपी रिट्रीव। तो रेक ओपन की क्या क्या मतलब है कि रजिस्ट्री में उसने किसी की को ओपन किया है अभी, या तो उसने कोई क्रिएट किया है फाइल को, क्रिएट फाइल। टीसीपी कनेक्ट, उसने कोई सर्वर पे कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। टीसीपी रिसीव, या तो उसने कोई रिस्पॉन्स अभी रिसीव किया है अभी। However, as you can see, there is still a lot of information. लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारा information हो सकता है। We can further apply filters to look for specific things that we want to investigate. तो उसके बाद भी हम लोग और भी filters ऐड कर सकते हैं ताकि हमें और भी specific things दिखें जो हम लोग investigate करना चाहते हैं, such as these aforementioned operations। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक हम लोग ऑपरेशंस के बेसिस पे भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। टू डू सो, रिटर्न टू द फिल्टर हेडिंग एंड क्रिएट द फिल्टर वी वांट टू अप्लाई। फॉर एग्जांपल, वी कैन फिल्टर बाय ऑपरेशंस। तो ठीक है, हम लोग फिल्टर वाले बॉक्स पे वापस अगर आएँ तो हम लोग ऑपरेशन के बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करें तो क्या यहाँ पे ऑपरेशंस है, या यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन फील्ड भी है अपना। और अगर इसको फिल्टर हेडिंग, क्रिएट द फिल्टर वी वांट टू अप्लाई, फॉर एग्जांपल वी कैन फिल्टर बाय ऑपरेशंस और फिल्टरिंग फॉर टीसीपी ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ कैसे, ऑपरेशन कंटेन्स टीसीपी। ओके, तो जैसे ऑपरेशन और इस पर अगर कंटेन्स कर दे तो कंटेन्स क्या है, अब यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे जिस ऑपरेशन में वो स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग होगा तो वो चीज़ हमें दिख जाएगी। We will now see all operations that include TCP. Remember, you can remove the filters you have previously applied by pressing the filter in the list and pressing remove. तो अगर हमें कोई पुराना फिल्टर जो हमने लगाया उसे रिमूव करना हुआ तो बस किसी भी पर्टिकुलर फिल्टर पे क्लिक करके रिमूव पे क्लिक कर सकते हो, रिमूव हो जाएगा। और अल्टरनेटिवली, इफ़ यू विश टू स्टार्ट ओवर, यू कैन सिंपली प्रेस द रीसेट फिल्टर ऑप्शन व्हेन क्लिकिंग ऑन द फिल्टर हेडिंग। और अदरवाइज अगर हमें पूरा डिफ़ॉल्ट पे आना हुआ, फॉर एग्जांपल अभी डिफ़ॉल्ट पे है, अभी तो मैंने कोई फिल्टर ऐड किया नहीं है, लेकिन अगर पूरा डिफ़ॉल्ट पे आना हुआ वी कैन क्लिक ऑन द रीसेट, इससे अपना पूरा फिल्टर रीसेट हो जाएगा। ओके, फ्यू वेल डन, पर अभी तक इसका वेल डन यहाँ पे हुआ नहीं है, क्यों, बिकॉज अभी हमें क्या करना है, एक्चुअली में इसको परफॉर्म भी करना है। दैट कंक्लूड्स द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टुडेज रूम। तो इससे आज का टुडेज रूम का डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल अभी भी बाकी है बिकॉज हमें उसे एग्जीक्यूट करना है।
Remember, you will need to apply what you have learned here on the hophelper.exe. तो अब हमें जो भी ऊपर सीखा अब उसे अप्लाई करना होगा टू hophelper.exe executable that has been placed in the hophelper folder for the analyst desktop to answer the following question below. तब नीचे के कुछ क्वेश्चन है इन्हें आंसर करना होगा और उसके लिए अपने जो भी कुछ सीखा है हमने इस रूम में उसे अप्लाई करना होगा. ठीक है, तो डायनामिक एनालिसिस. व्हाट रजिस्ट्री वैल्यू हैज द hophelper.exe मॉडिफाइड फॉर परसिस्टेंस. तो कौन से रजिस्ट्री वैल्यू को hophelper.exe ने मॉडिफाई किया है फॉर परसिस्टेंस. आई थिंक ये चीज़ हमारे रजिस्ट्री क्या बोलते हैं उसको रेक्सॉट के थ्रू हमें मिला था. तो रेक्सॉट को देख लेते हैं. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्री वैल्यूज मॉडिफाइड. ठीक है, तो वैल्यूज मॉडिफाइड यहाँ है अपना. इसको थोड़ा सा एनालाइज करने का ट्राई करते हैं. देखते हैं इसमें से कौन सा है जो इसने खुद को ऑटो रन पे सेटअप करने के लिए यूज़ किया है. ओके, तो यहाँ वैल्यूज एडेड में मुझे एक फील्ड मिला है एंड दैट इज HKU/S1521. उसके बाद यहाँ पे जो नंबर है इस पर्टिकुलर की को इसने मॉडिफाई किया हुआ है और इस की वैल्यू को इसने सेट कर दिया है टू द hophelper.exe जहाँ पे उसका पाथ था उसके ऊपर, ताकि ये जो अपना रन वाला है ये इसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टार्टअप पे रन करता रहे. तो मैं इसको कॉपी करूँगा इस पूरे की को. अभी आई थिंक ये प्रॉपरली यहाँ पे फुल स्क्रीन पे नहीं है. अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ. रन hophelper, बस यहाँ तक. ये अपनी की है. कोलोन के बाद अपना वैल्यू होता है. तो कोलोन से पहले तक मैंने कॉपी कर लिया है. इसको पेस्ट करते हैं, चेक करते हैं करेक्ट है. डायनामिक एनालिसिस. फिल्टर द आउटपुट ऑफ द प्रॉक्मॉन फॉर TCP ऑपरेशन. व्हाट नेटवर्क प्रोटोकॉल इज hophelper.exe यूजिंग टू कम्युनिकेट. ठीक है, तो अब हमें प्रॉक्मॉन का यूज़ करना है और यहाँ पे हमें TCP ऑपरेशंस को फिल्टर आउट करना है. तो आपने जितने भी ऑपरेशन है विच कंटेन्स TCP तो उनको इंक्लूड कर लो. तो मैं इस फिल्टर को ऐड कर लेता हूँ और इसे अप्लाई करते हैं. ओके ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बहुत सारे TCP कनेक्शन दिख रहे हैं. बट आई थिंक ये तो जितने भी TCP कनेक्शंस हैं ये तो सारी जो विंडोज से बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे दिख रहे हैं. तो हमें आई थिंक यहाँ पे एक और फिल्टर ऐड करना पड़ेगा विच इज़ प्रोसेस. तो प्रोसेस नेम को मैं सेट कर देता हूँ टू hophelper.exe. ओ एक सेकेंड, माय बैड. प्रोसेस नेम इज hophelper.exe. इसको ऐड करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे और ओके करते हैं. ठीक है, तो अब हमें काफ़ी कम रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ 4 रिजल्ट्स हैं. तो इनको एनालाइज करते हैं. तो व्हाट नेटवर्क प्रोटोकॉल hophelper.exe यूजिंग टू कम्युनिकेट. तो किस प्रोटोकॉल को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. तो इसको चेकआउट करते हैं. ठीक है, तो हमारा प्रोटोकॉल यहाँ पे दिख रहा है HTTP. तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया है. सो आई विल एंटर HTTP. करेक्ट है. कैन यू फाइंड द वेब पैनल दैट hophelper.exe इज कम्युनिकेटिंग विथ. तो वो वेब पैनल हमें ढूंढना है जो hophelper कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है EXE के साथ. तो देखते हैं, अगर ये छोटा टास्क हुआ तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. एज अ बोनस टास्क है ये. ओके, इसके डिटेल को चेक करते हैं.
क्या डिटेल में हमें कुछ मिल रहा है ऐसा कुछ? ओके, डिटेल में हमारे पास कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं, और लेट्स लुक एट प्रोसेस। आई थिंक मुझे पता है इसका इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकता है। इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा टू आवर पी स्टूडियो, क्योंकि पी स्टूडियो पे हम लोग स्ट्रिंग एनालिसिस कर सकते हैं, तो क्या पता हमें वहाँ से आईपी मिल जाए। सो लेट्स ओपन द फाइल। वेट करते हैं जब तक इसका स्ट्रिंग एनालिसिस होता है। ठीक है, तो अपना स्ट्रिंग आई थिंक आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो अब अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे देखते हैं, क्या इसको फिल्टर कर सकते हैं क्या हम लोग? एक काम करते हैं, मैं मैनुअली देख लेता हूँ इसको। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा बिकॉज ये ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, इसको मैं मैनुअली चेक कर सकता हूँ। ठीक है, इसको लेट्स कीप स्क्रॉलिंग। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक आईपी मिला है 182.32.133.80। इस वैल्यू को मैं कॉपी करके ओपन करके देखता हूँ कि क्या ये एक्सेस कर पा रहा है इस चीज़ को कि नहीं। क्या ये एक वेब सेल है? सॉरी, मैं वेब सेल बोला, क्या ये एक वेब पोर्टल है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहा हूँ? ओके ओके, बिकॉज हमारे सैंडबॉक्स में कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है इसलिए काम नहीं कर रहा। लेट मी ट्राई वीपीएन। तो मैं अपना वीपीएन ऑन कर लेता हूँ एंड इसको मैं इनकॉग्निटो में ओपन करूँगा। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट, बट मोस्ट प्रोबेबली अपना आंसर यही होना चाहिए, बिकॉज हम लोग तो सबमिट नहीं कर सकते, बिकॉज तो हम इसको चेक नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, एक बार हिंट भी देख लेते हैं इसको। फ्रॉम द एनालिस्ट मशीन कैन यू फाइंड वेयर एंड व्हाट। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं चेक कर दे रहा हूँ, इसको एक बार बाद में वेरीफाई कर दूँगा। अभी के लिए अपना रूल कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, गो टू वेरिएबल। तो ठीक है, इसी के साथ आज का अपना डे 6 का रूम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में वो जो मैलवेयर वाला था, एक यूआरएल फाइंड करनी थी हमें, उससे मैं बाद में वेरीफाई कर लूँगा। एंड कल, फिर आज आई थिंक आज ही अपना नेक्स्ट टास्क है नेटवर्क डिस्कवरी के ऊपर, तो उसके साथ हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो टिल देन, कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।